हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग शार्प कस्टर्ड वियर के बारे में आपने क्या किया था, ये फॉर्मूला आप लोगों ने सीख लिया था। अब सिल्स के बारे में देखते हैं। सिल्स और शार्प कस्टर्ड वियर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि शार्प कस्टर्ड वियर में ये जो पी का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन H1 के कंपैरिजन में पी का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन सिल्स जब यही पी का वैल्यू बहुत कम हो जाता है H1 के कंपैरिजन में, कितना कम हो जाता है कि H1/P का जो रेशियो है वो 20 से ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस को, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिल्स। और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सिल्स क्या होता है कि स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ पी के लिए रिलेटिव टू H1, जबकि H1/P की वैल्यू जो है वो 20 से ज़्यादा है, तो जो वियर है वो एक सिल की तरह एक्ट करता है कि हॉरिजॉन्टल चैनल में एक सिल रखा हुआ है सामने, और उसको हम लोग सिल नेम से भी बोलते हैं। फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन दूसरे तरीके से होगा, लास्ट में फॉर्मूला वही बनेगा। अगर हम लोग क्या माने, अगर हम अब चूँकि देखिए अब देखिए ये थिकनेस तो क्या है, ये थिकनेस ऑलरेडी बहुत कम है, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो अभी हम लोग क्या मान रहे थे, ऐसे मानते थे ना, ऐसे मानते थे, फ्लो का जो था ऐसे मानते थे कि इसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और आगे जाके जो है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लो का हमें मिलेगा, ठीक है। उसी को हम लोग थ्रोट सेक्शन बोलते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग ये मान रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो जो मिनिमम जो एरिया है वो यहीं फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी सेक्शन पे हमें क्रिटिकल की कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पर जो ये जो H1/P है, यही क्या है, यही हमारा YC है, ठीक है। H1/P को ही हमने YC से टर्म किया। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान होगा, क्रिटिकल के केस में क्या होता है, Q²/G = A³/T। तो A³ क्या हो जाएगा, B³ YC³/T मतलब B, मतलब क्या हो जाएगा, YC का क्यूब B²। तो यहाँ से अगर हमें YC = चाहिए तो क्या हो जाएगा, Q²/G B² की पावर 1/3, यही वैल्यू ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें Q चाहिए, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हमें पता चल गया कि ये कैसे लिखा है हमने। यहाँ से हमें Q निकालना है, तो क्या हो जाएगा, Q² क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा क्या, H1 + P का क्यूब × GB², ये हो जाएगा। अब हमें ये Q² का Q ये हटाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, B√G H1 + P की पावर 3/2। यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी गई है, ये ठीक है। अब अगर ये वैल्यू जो लिखी गई है, इसी चीज़ को हम इस तरह में कन्वर्ट करने, अगर आपको ध्यान हो तो यही फॉर्मूला अभी ऊपर डिराइव हुआ था। तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिकल फार्मूला हमें मिला, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, CD का मल्टीप्लाई किया और वैल्यू ये रखी, ठीक है। तो CD का वैल्यू जो है वो हमें ये मिल जाएगा, इसमें ये वैल्यू उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, आपको यही वाला फार्मूला डिराइव होके मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, CD का एक ये वैल्यू मिल रहा है। ये जो फार्मूला यूज़ होगा ये सिल के लिए यूज़ होगा। गलती से भी इस फार्मूले को आप उसके लिए यूज़ मत कर दीजिएगा, वियर के लिए मत यूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। वियर के लिए देखिए CD का जो फार्मूला यूज़ होगा वो या तो ये यूज़ होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, नई फार्मूला फॉलो होती है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो सिल्स भी हो गया। अच्छा, इन सब के जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल फार्मूले बेस आते हैं, ठीक है। तो मैंने इनमें क्वेश्चंस थोड़े कम ही आपको करने के लिए दिए हैं, सेम क्वेश्चन वैसे होंगे जैसे पहले कराए गए थे। तो उस पर क्या था कि सिंपली बस आपको क्या वैल्यूज़ दी जाएंगी, वैल्यूज़ आप रख दीजिए, सिंपली फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। नेक्स्ट जो है सबमर्जेंस का केस होता है। अभी तक आप लोगों ने जो केस देखा वो फ्री फ्लो का था। फ्री फ्लो क्यों था वो देखते हैं। वो इसलिए था, देखिए
अभी क्या था, ऐसे ये था, यहाँ पर ये क्रिस्ट लगा हुआ था, ये क्रिस्टेड वियर था, यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा था वो कुछ ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा था। और जो वाटर का लेवल था वो यहाँ कहीं ऐसे था, ठीक है, वाटर का लेवल जो था इधर ऐसे था, इधर साइड ये था, ऐसे था। तो ये जो हाइट ऑफ वाटर है ये क्या था, इससे बहुत नीचे था, ठीक है, इतना नीचे था कि ये जो वाटर जो फ्लो यहाँ से आ रहा है ये किसी भी तरीके से, ये वाटर का जो लेयर है, ये वाटर का लेयर एक ये वाटर का लेयर है, ये किसी भी तरीके से आने वाले वाटर के फ्लो को इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लो केस। या तो डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर का लेयर हो ही ना, और अगर हो भी तो वो किसी भी तरीके से अप स्ट्रीम साइड से जो वाटर का जो फ्लो आ रहा है उसको उसे इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके का जो केस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लो। तो जो अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो पूरा क्या था, वो फ्री फ्लो केस था। अब क्या होगा, अब डाउन स्ट्रीम साइड में भी आपको वाटर मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये एक केस है, जैसे इसमें क्या है, ये आपका शार्प क्रेस्टेड वियर है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, इसमें भी देखिए हाइट ऑफ वाटर जो है ये पूरा अवेलेबल है, ये इससे जो है ये सफिशिएंट ज़्यादा है, और यहाँ पे ये अप स्ट्रीम साइड पे वाटर है। अब जो देखिए ये इसका जो फ्लो है, अगर ये नहीं होता, ये हाइट ऑफ वाटर नहीं होता, तो इसका जो फ्लो है ये कुछ ऐसे बनता, लेकिन ये जो नेपी जो है उसको फॉर्म नहीं होने दिया, उसे इफ़ेक्ट किया इधर साइड के वाटर ने। तो ये जो केस होता है ये सबमर्जेंस का केस होता है, ठीक है, सबमर्जेंस का केस होता है। अब देखिए जो क्या लिखा है हमने, जो फ्री फ्लो है उसमें क्या होता है, टेल वाटर लेवल जो है वो क्रिस्ट ऑफ द वो जो क्रिस्ट से किसका क्रिस्ट लेवल, जो शार्प क्रिस्टेड है उसका जो क्रिस्ट लेवल है उसको उसका किसी भी तरीके से प्लेंजी को क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है, फ्री फ्लो होने देता है। लेकिन अगर टेल वाटर डेप्थ में जो क्रिस्ट वायर क्रिस्ट है उससे जो टेल वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊंचा हो जाए, आपका जो क्रिस्ट लेवल दिया गया है उससे, तो फ्लो पैटर्न जो बन रहा होता है, जो नेपी फॉर्म हो रही होती है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्ज फ्लो बोलते हैं। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह होगा। ओके, एक चीज़ और जानने वाली यहाँ पर ये है कि H1 क्या होता है, शार्प क्रिस्टेड को बेस मानते हैं, और अप स्ट्रीम साइड में जो हाइट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है उसे H1 बोलते हैं। तो H2 क्या होता है, शार्प क्रिस्ट को बेस मानते हैं, और डाउन स्ट्रीम साइड में जो हाइट ऑफ वाटर उसके ऊपर होता है उसे हम लोग H2 से इंडिकेट करते हैं, ये यूज़ होगा। और जो रेशियो जो H2 बाई रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्जेंस रेशियो बोलते हैं। ओके, अब सबमर्जेंस से जो डिस्चार्ज, सबमर्जेंस का केस अगर है तो जो डिस्चार्ज मिलेगा उसका फॉर्मूला जो है ये सामने दिया गया है। ये फॉर्मूला क्या है, QS क्या है, सबमर्जेंस केस के लिए डिस्चार्ज, QF क्या है, फ्री फ्लो के लिए डिस्चार्ज। सेम कंडीशन सब कुछ रहेंगी, उसको हम लोग फ्री फ्लो मानेंगे और उसका डिस्चार्ज निकालेंगे। H2 क्या है, क्रिस्ट लेवल को बेस मानेंगे और उसके ऊपर हाइट ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम साइड में कितना अवेलेबल है वो H2 है। क्रिस्ट लेवल को बेस मानेंगे, अप स्ट्रीम साइड में हाइट ऑफ वाटर कितना है वो H1 है। N की क्या वैल्यू होती है वो सीख लेनी है आपको। जो N की जो वैल्यू होती है, देखिए Q इक्वल टू K इंटू H टू दी पावर N, इसमें जो N यूज़ है वही होगा, मतलब Q का वैल्यू H की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो N होता है। रेक्टेंगुलर रियल के लिए N की वैल्यू 1.5 ली जानी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखकर आपको इतना बात तो क्लियर हुआ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको H1 H2 निकालना है और आपको N की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको अगर सबमर्ज्ड फ्लो के करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज चाहिए तो पहले आपको उसको फ्री फ्लो मानते हुए उसका डिस्चार्ज कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब केस देखते हैं, मॉड्यूलर लिमिट या सबमर्जेंस लिमिट। ये क्या होता है, मॉड्यूलर लिमिट या सबमर्जेंस लिमिट क्या होता है कि देखिए QF जो है, QF क्या है, फ्री फ्लो है, उसी कंडीशन के साथ फ्री फ्लो है, और QS जो है सबमर्जेंस फ्लो है, ठीक है। तो अगर QF जो चेंज होकर QS में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें जो चेंज हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 1%
1% चेंज या उससे 1% चेंज अगर हो जा रहा है, जस्ट 1% चेंज हो जा रहा है, तो उस चेंज को करने के लिए जितना H2/H1 का जो रेशियो हमें चाहिए वही क्या होता है, हमारा सबमर्जेंस लिमिट होता है। फिर से समझिए, देखिए क्या होता है कि QF क्या है, फ्री फ्लो के लिए डिस्चार्ज है, और QS क्या है, सबमर्जेंस केस के लिए डिस्चार्ज है। ठीक है, QF जो है वो चेंज होकर QS में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू सबमर्जेंस। ठीक है, तो ये जब चेंज जो है जस्ट 1% जब होगा, उस समय H2/H1 की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सबमर्जेंस लिमिट या फिर मॉड्यूलर लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला आपको दिया गया है एरिएशन नीड के लिए, रेक्टेंगुलर वियर में एरिएशन नीड के लिए कितना डिस्चार्ज हमें चाहिए, वो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है। एरिएशन की क्या ज़रूरत होती है, ये आप लोग जान लीजिए। देखिए, जो सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें शार्प ट्विस्टेड वियर था और अपर नेपी और लोअर नेपी फॉर्म हो रही थी। उसके बाद क्या हो रहा था कि जो वाटर जो लोअर नेपी और शार्प ट्विस्टेड वियर इसके बीच में जो एयर थे, वो एयर क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो रहा था। अब ये एयर जब धीरे धीरे कम हो जा रहा था तो लोअर नेपी क्या होता जा रहा था, शार्प ट्विस्टेड वियर की ओर झुकती जा रही थी, और लास्ट में एकदम क्या हुआ कि जब पूरा एयर ख़त्म हो गया तो क्लिनजिंग नेपी में कन्वर्ट हो गया। क्लिनजिंग नेपी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो क्लिनजिंग लोअर नेपी और शार्प ट्विस्टेड वियर इन दोनों के बीच में सफिशिएंट एयर हमें कंटिन्यूसली हमें चाहिए होती है। इसके लिए एयर वेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एयर वेंट क्या काम करते हैं कि एयर की सप्लाई जो है वो करते रहते हैं कि क्लिनजिंग नेपी जो है वो फॉर्म ना होने पाए। एयर की सप्लाई कितना करते हैं, वही Q0 करते हैं। ये जो वैल्यू जो यहाँ पर Q0 यूज़ है वो यही है कि एयर की सप्लाई जो है वो कितना करेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको देख लेते हैं। Q0/Q इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई YP/H1 की पावर 3/2। अब देखिए H1 तो आपको पता ही है, सब जो शार्प ट्विस्टेड वियर है उसको जो शार्प वाला पार्ट है उसको बेस मानेंगे, और अप स्ट्रीम साइड में जितना हाइट ऑफ वाटर है वो हमारा H1 होता है। Q जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड में डिस्चार्ज है, वाटर का डिस्चार्ज कितना हो रहा है। Q0 जो है वो एरिएशन का नीड है, जितना हमें एरिएशन प्रोवाइड करना है वही रिक्वायरमेंट है। और YP के बारे में देख लेते हैं। ओके, रेट ऑफ एयर सप्लाई Q0 है, कम्प्लीटली एरिएशन नीड को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए जितना चाहिए। Q जो है वो वाटर का डिस्चार्ज है, और YP जो है वो वाटर पूल डेप्थ है, इसमें लिखा होगा, ये देखिए YP मैंने बताया भी है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए ये है YP। ये अब ये डाउन स्ट्रीम साइड को बेस मानेंगे, और इसके ऊपर मतलब ये जंप वगैरह फॉर्म होने से पहले जो हाइट ऑफ वाटर अवेलेबल है उसे हम लोग YP बोलते हैं। ठीक है, तो ये YP है। ठीक है, ओके। सबमर्ज केस के लिए अगर हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है, सबमर्ज केस है और उसमें हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है, तो YP जो है वही हमारा क्या हो जाता है, YT हो जाता है। सबमर्ज का केस होगा और हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा। सबमर्ज केस में अगर हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा तो YP जो है वो हम लोग कैसा लेने लगते हैं, टेल वाटर डेप्थ यानी YT को लेने लगते हैं। लेकिन अगर फ्री फ्लो केस है तो YP के लिए एक फॉर्मूला गिवन है। YP के लिए ये फॉर्मूला गिवन है, YP इक्वल टू del Z मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई L² G del Z का क्यूब और होल की पावर 0.22। तो इसमें del Z क्या है, del Z जो है वो क्या होता है, डिफरेंशियल एलिवेशन बिटवीन द वियर क्रिस्ट एंड द डाउन स्ट्रीम फ्लोर। देखिए del Z भी ऑलरेडी उसमें मेंशन होगा। ये देखिए del Z मेंशन है, वो क्या है, डाउन स्ट्रीम साइड है ये, यहाँ से हाइट ऑफ ये जितना अवेलेबल है वो हमारा del Z होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सारी चीज़ें
पता चल गई हैं। ओके, वाई पी का वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखिए, ए 2.5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, यानी B इक्वल टू है 2.5, B इक्वल टू 2.5 मीटर है। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर चैनल का विड्थ है तो 2.5 मीटर है। अभी तक हमने जो केस सीखा है उसमें फुल विड्थ पे ही पूरा चैनल में फुल विड्थ पे ही हमारा वियर होता था। तो ऑब्वियसली ये जो केस है जो अभी दिया जा रहा है एग्जांपल, ये फुल विड्थ का ही है, तो यानी जो थिकनेस ऑफ चैनल है वही लेंथ ऑफ वियर है, यानी L इक्वल टू भी 2.5 मीटर है। एज अ रेक्टेंगुलर वियर है स्पॉनिंग इन फुल विड्थ ऑफ द चैनल, द वियर हाइट इज़ 0.75 मीटर मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चैनल। बॉटम ऑफ द चैनल से वियर की जो हाइट है वो 0.75 है, यानी ये क्या दिया हुआ है, ये P का वैल्यू गिवन है आपको। What discharge is indicated when the weir is working under submerged mode with depth of flow measured above the bed channel। अच्छा, ये और ये वैल्यू गिवन है, लेकिन ये बेड चैनल से हाइट दिया हुआ है और H1 H2 हम लोग कहाँ से लेते हैं, क्रिस्ट के लेवल से ऊपर। तो मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, H1 मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, H2 मिल जाएगा। ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द वियर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे जो है केस है, हमें ये निकालना है कि डिस्चार्ज जो है वो कितना है। तो हमें क्या निकालना है, सबमर्ज का केस है, इन्होंने बता दिया। तो सबमर्ज के केस के लिए डिस्चार्ज कितना चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, हमें QS चाहिए। अब आपको ध्यान हो तो QS जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो देखिए, उसके लिए क्या चाहिए होता है, QF भी चाहिए होगा। QS चाहिए तो हमें QF भी चाहिए, और H2 और H1 तो हमने निकाल ही लिया है, और ये रेक्टेंगुलर केस है तो N की वैल्यू 1.5 ही होगा, तो मतलब हमें QF चाहिए। ठीक है, अब देखिए QF का फॉर्मूला देख लेते हैं। QF के फॉर्मूला के लिए ये यूज़ होना है, जिसमें से L की वैल्यू हमें पता है, H1 हमें पता है, लेकिन CD का वैल्यू नहीं पता है। तो CD का वैल्यू के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। लिमिट चेक करने के लिए क्या था कि H1/P का वैल्यू जो है वो 5 से कंपेयर करना था। तो यहाँ पर जो है वो 1.33 है, मतलब 5 से कम है, यानी जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब इसमें हमें H1/P का वैल्यू लगाना है, CD का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, जो टोटल हाइट ऑफ वाटर से हमने क्या किया, वायर का हाइट हटा दिया, तो हमें H1 मिला अप स्ट्रीम साइड के लिए, डाउन स्ट्रीम साइड के लिए H2 मिला। H1/P की वैल्यू हमने चेक की, 5 से चेक किया, तो ये वाला फार्मूला CD के लिए यूज़ होगा। CD हमें यहाँ से मिल गया। अब फिर हम लोग इस CD का यूज़ करके हमने क्या किया, ये फ़्लो का QF निकाला, फ्री फ्लो के लिए डिस्चार्ज निकाला। इसमें सभी वैल्यूज़ हमें पता हैं, वैल्यू रख दी, फार्मूला में वैल्यू रख दी, हमें मिला इतना वैल्यू। QS के लिए QF 1 - H2/H1 दोनों वैल्यूज़ हमें पता हैं, और इसमें भी वैल्यू रख दिया, और QS का वैल्यू हमें मिल गया, जो कि बहुत ईजी था। नेक्स्ट जो केस है, जो कैटेगरी हमें सीखनी है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड वियर की है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड वियर जो है वो होता क्या है। कॉन्ट्रैक्टेड वियर पहले आप समझ लीजिए क्या चीज़ है कॉन्ट्रैक्टेड वियर। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो केस देखा उसमें क्या था कि जो अब हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, फ़्लो के डायरेक्शन से एकदम सामने से देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे समझें कि अगर जो है फ़्लो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये हाइट, ये ऐसे है, ये बेस है, ये हाइट ऑफ वाटर है, तो हमने यहीं तो सामने ही तो हम लोग शार्प क्रेस्टेड वियर लगा देते थे। ठीक है, शार्प क्रेस्टेड वियर सामने लगा देते थे। अब हम क्या कह रहे हैं, ऐसे यहीं से कट करके और इधर की साइड से देखें, तब हमें कैसा दिखेगा। जो अभी तक हमने केस सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा दिखेगा, ये हमारा क्या है, ये फ़्लो का डायमेंशन है। ये जो है ये विथ है, और टोटल ये जो है यही विथ होता था, विथ ऑफ द चैनल था हमारा। और पूरी उसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये वाटर है,
ठीक है, ये वाटर होता था। और अगर जो मान लीजिए वियर अगर लगा हुआ है, सपोज़ वियर लगा हुआ है, तो ऐसा वियर यहाँ से ऐसे ऐसे लगा होता था, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे कि ये जो है हमारा H1 है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा पूरी तरह से P है और पूरी लेंथ में फैला हुआ है, इसलिए यही क्या है, ये इसका लेंथ भी है। ये हम लोग केस मानते थे। लेकिन अब जो केस हम ये क्या था, ये कॉन्ट्रैक्टेड वियर का केस नहीं था, ये हमारा अनकॉन्ट्रैक्टेड था। अब जो कॉन्ट्रैक्टेड वियर का केस है उसमें क्या है, अब उसको जानिए। अब उसमें क्या होगा कि अब यहाँ से लेकर यहाँ जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये जो चैनल है अब ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह होगा। तो अब जब ये केस आने लगते हैं तो क्या होगा, अब ये साइड्स भी इफ़ेक्ट करेंगी, ये साइड भी इफ़ेक्ट करेगा। अब ये जो Q बाहर आ रहा है, अब ये जो टोटल जो डिस्टेंस है, ये वाली टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी पूरी लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ जो है वो यूज़ नहीं होगी फ़्लो के लिए। अभी तक क्या हो रहा था, ये पूरी लेंथ जो है वो फ़्लो के लिए यूज़ हो जा रही थी, इसीलिए B = L लिया जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ये नहीं यूज़ होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या होगा, जो फ़्लो ऐसे सामने से ऐसे वर्टिकली जब ये ऐसे बाहर की साइड निकलेगा, ये भी बाहर की साइड निकलेगा, तो क्या होगा, ये साइड्स जो हैं वो इसे इन्फ्लुएंस करेंगी। जो फ़्लो जो हो रहा है वो इसे इन्फ्लुएंस करेंगी, जो साइड्स जो हैं जब इन्फ्लुएंस करेंगी तो सीधी बात है, जितना फ़्लो पहले हो रहा था आराम से बिना किसी रोक टोक के, अब वो नहीं होगा। अब क्या होगा, ये साइड्स इन्फ्लुएंस करने लगती हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वियर। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये इसका कुछ हमने डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो लेंथ है तो एक्चुअली में देखो विथ जो है अब B है। पहली बात तो अब = B भी नहीं है। जो टोटल लेंथ जो है वो जो वियर की जो अवेलेबल है वो लेंथ L है, जो कि विथ ऑफ द चैनल से अलग है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि ये टोटल लेंथ भी नहीं यूज़ होगी आपके फ़्लो के कैलकुलेशन में, ये टोटल लेंथ भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये साइड्स में देखिए फ़्लो को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये साइड्स जो हैं फ़्लो को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो जितना पार्ट जो इन्फ्लुएंसिव नहीं है उस लेंथ को हम लोग इंडिकेट करते हैं LE से, इफ़ेक्टिव लेंथ से, ठीक है। LE मतलब इफ़ेक्टिव लेंथ। अब ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है हमने। वियर के केस में जो हमारा चैनल है वो क्या है, चैनल की फुल विथ में वियर जो है जो स्पान होता है वो चैनल की फुल विथ में होता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग अनकॉन्ट्रैक्टेड या सप्रेस्ड वियर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रेस्ड वियर बोलते हैं। लेकिन अगर क्या हो जाता है कि लेंथ ऑफ द वियर जो L है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर ऑफ द विथ ऑफ द चैनल हो जाए, तो इस तरीके के वियर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वियर बोलते हैं, ठीक है, जो कि अब हम लोगों को सीखना है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्टेड वियर में क्या होता है, फ़्लो जो है जो कि वियर से होके निकल रहा है वो साइड्स में भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अपर नेपी और लोअर नेपी में तो कॉन्ट्रैक्शन होता ही है, इसके अलावा साइड्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विथ ऑफ दी वियर जो है वो कम हो जाती है। वही चीज़ है कि L इफ़ेक्टिव यूज़ होने लगता है टोटल L की जगह। अब इस L इफ़ेक्टिव के लिए भी फॉर्मूला है जो कि ये है, L जो है वो टोटल लेंथ ऑफ वियर है और H1 भी आपको पता है, और N क्या होता है, नंबर ऑफ इंड कॉन्ट्रैक्शंस। ये N के बारे में आप लोग जानिए ज़रा। देखिए अगर मान लीजिए ये है, ये पूरा है, ये सिर्फ वियर की बात हो रही है, ये पूरा वियर है, ये इसमें पियर्स लगे हुए हैं, ये इसमें पियर्स लगे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे मान लीजिए इतना ही ठीक है। तो अब जितनी इंड जो इफ़ेक्ट करेंगी वो कितनी होंगी, 1 2 3 4
5 और 6, और अगर ये पियर्स नहीं होते तो सिर्फ ये 1 और ये 2। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर की गई है। अब ये देखिए, अगर पियर्स नहीं होते तो ये क्या होता, ये n जो है वो सिर्फ 2 होता। अब पियर्स लगा दिए गए हैं तो एक पियर की लगने की वजह से 2 कंडीशंस और बढ़ जा रही हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है n = 2n+2। ये जो एक्स्ट्रा ये 1 एंड ये 2 जो है ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नंबर ऑफ़ पेयर अगर m है तो हर एक m की वजह से 2 साइड्स और बढ़ रही हैं, तो टोटल साइड कितनी हो जाएंगी 2m+2। और अगर पेयर्स नहीं लगे हुए हैं तो n = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n का भी कैलकुलेशन हो गया। अब डिस्चार्ज के लिए देखिए डायरेक्टली फार्मूला यूज़ हुआ है। अगर आपको ध्यान हो फार्मूला तो ये वही पुराना वाला ही फार्मूला है, बस इसमें L की जगह क्या है L इफेक्टिव यूज़ कर दिया गया है और L इफेक्टिव का फार्मूला लगा दिया गया है। ओके, CC की वैल्यू के लिए एक फार्मूला आपके सामने है कि अगर L/H1 की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा है और H1/P की जो वैल्यू है वो 1 से कम है तो CC का वैल्यू जो है वो इतना रहेगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जिसमें से CDC की वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए ये इसी को ही ये जो है ये फॉर्मूला इसी को सिंपल करके लिखा गया है। इसमें से CDC की जो वैल्यू है, CDC है क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है कॉन्ट्रैक्टेड वियर के लिए, और LE जो है वो इफ़ेक्टिव लेंथ है, और HE1 जो है वो इफ़ेक्टिव हेड है। ठीक है, जिसमें से LE और HE1 के लिए जो फॉर्मूला है वो L+KL और H+KH, इसमें से KL और KH जो है वो एडिटिव कांस्टेंट है, करेक्शंस हैं, ये बताया जाएगा क्वेश्चन में कितना लेना है। CDC की वैल्यू के लिए K1 + K2 H1/P, जिसमें से K1 और K2 क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ये वैल्यू भी आपको दी जाएंगी अगर फॉर्मूले पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो ये तो जो हमने सीखा वो रेक्टेंगुलर वियर के लिए सीखा। अब आपके सामने जो फॉर्मूला है वो एक ट्रायंगल वियर के लिए है, ट्रायंगुलर वियर के लिए है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वियर के लिए नोटेशंस वही रहेंगे। देखिए विथ जो है, टोटल विथ जो है वो B है, और ये जो वियर है इसका जो हाइट है बेस से ये P वैल्यू है। इसके ये इस क्रिस्ट से जो हाइट ऑफ वाटर है वो क्या है, H1 है। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर वियर है उसका ये जो एंगल है उसको हमने 2 थीटा माना हुआ है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8/15 CD √2G tan थीटा H1 की पावर 5/2। ठीक, CD जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। अगर 2 थीटा = 90 डिग्री है तो CD की जो वैल्यू है वो 0.58 ली जाएगी, अदरवाइज CD की वैल्यू बताई जाएगी। नेक्स्ट जो केस है वो ट्रेपेजॉइडल के लिए है। ट्रेपेजॉइडल में भी देखिए ये इसका क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट से ये जो हाइट है ये P1 हो जाएगी। अच्छा, इसका लेंथ जो है वो ये है, ये इससे ये जो हाइट है वाटर लेवल का जो हाइट है वो H1 है। अच्छा, यहाँ पे थीटा जो है इसको वर्टिकल लेवल से ये जो साइड्स का जो स्लोप है उसको हमने थीटा माना हुआ है। इसके लिए Q का जो फार्मूला है 2/3 CD √2G H1 की पावर 3/2 L1 + 4/5 H1 tan थीटा। ठीक, ये जो है इतना पढ़ लेने के बाद क्या हुआ, आप लोगों का शार्प क्रेस्टेड वियर का पूरा केसेस लगभग आप लोगों ने सीख लिया है। इसके बाद आप लोगों को सीखना है ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। ठीक है, थैंक यू।